हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी में आपको समस्या आती है स्पेशली पेडागोजिकल इश्यूज को लेकर के, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसे देखने के बाद में ये मेरा वादा नहीं दावा है आपसे, आपको पेडागोजिकल इश्यूज के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्न में, किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं रहेगी। और बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, देखिए एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाते समय उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। आप इनको डू एंड डोंट्स बोल सकते हैं या सीडीपी की ट्रिक्स बोल सकते हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि ये मतलब वो मेन पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं एक तरह से, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अगर ओवरऑल सीडीपी को ध्यान में रखें तो लगभग 30 प्रश्न के आसपास ओवरऑल सब्जेक्ट्स में मिला करके यहां से आपके निकल के आ जाते हैं, स्पेशली उन एग्जाम्स में जिनमें कि आपकी पेडागोजी आती है। ओके जी, तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, डोंट मिस दैट। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एक टीचर को क्लास में क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड नॉट बी डन इन द क्लासरूम बाय अ टीचर। अगर आप एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, तो क्लासरूम में क्या नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक टीचर कर जाता है क्लास में, वो आपको नहीं करने। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपको रटाना नहीं है, आपको कंठस्थ नहीं कराना है, आपको याद नहीं कराना है, आपको स्मरण नहीं कराना है, बच्चे को स्मरण नहीं कराना है, आपको बच्चे को डांटना नहीं है, आपको बच्चे को फटकारना नहीं है, आपको बच्चे को नजरअंदाज नहीं करना है, बच्चे का उपहास नहीं करना है, बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना है, मजाक नहीं उड़ा सकते आप। इसके अलावा आप बच्चे पे दबाव नहीं डाल सकते, दबाव नहीं डाल सकते। आप बच्चे पर जोर नहीं दे सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंकों पर फोकस नहीं कर सकते, बच्चे के ग्रेड पे फोकस नहीं कर सकते, बच्चे की परीक्षा पे फोकस नहीं कर सकते, बच्चे की गलती नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते किसी भी कंडीशन में कि बच्चे ने गलत किया है या बच्चे की गलती है या बच्चे की त्रुटि है। तो ये वो काम है जो आप कभी भी क्लासरूम में न करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर कर जाते हैं, लैंगिक रूप से भेदभाव तो करते ही करते हैं। इनफैक्ट विद्यालय में किसी भी विद्यार्थी से आपको लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, आर्थिक स्थिति के आधार पर या मानसिक लब्धि यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर, किसी भी आधार पर आपको ध्यान रखना है कि भेदभाव नहीं करना है। हमारी क्लास में सभी विद्यार्थी समान हैं, हमें भेदभाव नहीं करना है। तो हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त रहना है, उससे बढ़ावा नहीं देना है। यह बात हो गई जो काम हमें नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आखिरकार फिर हमें करना क्या है बीइंग अ टीचर। चलिए वो बात भी कर लेते हैं कि भाई फिर हम करेंगे क्या। तो यहां पर आप करेंगे क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको करना है बच्चों का मार्गदर्शन, आपको देने हैं बच्चे को सहयोग देना है, आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, आपको बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना है, और जो प्रश्न आप पूछें वहां पर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछें, मुक्तंत प्रश्न पूछें, इनको बढ़ावा देना है। बाकी बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता का विकास करना है, कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन को बढ़ावा देना है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है,
समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है। बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर देना है। बच्चों को क्लास में रुचि बनाए रखना है। यानी क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को रुचिकर बना के रखना, या बच्चों में रुचि पैदा करना, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों को अभिप्रेरित रखना है, मोटिवेट करना है। बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है और अधिगम के अवसर उपलब्ध कराने हैं। अवसर उपलब्ध कराने हैं। इसी तरह से कुछ और चीजें भी हैं। तो ये वो काम है जो आपको करना ही करना है। बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, बच्चों को दिशा निर्देशित करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों को सहयोग देंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, मुक्तंत्र प्रश्न पूछेंगे, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देंगे, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाएंगे, सर्वांगीण विकास पर जोर देंगे, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बच्चों को अभिप्रेरित करेंगे और उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे ज्ञान निर्माण के। अब बात कर लेते हैं बच्चे के स्वभाव की कि बच्चा कैसा है। तो यहां पर कैसा है बच्चा कि बच्चा स्वभाव से जिज्ञासु है, बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, बच्चा कॉम्प्रिहेंसिव है यानी समझदार है, और इस कारण बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। बच्चा स्वभाव से बातूनी भी है, यानी क्लासरूम में बात करने के अवसर दीजिए, संप्रेषण है ना, संप्रेषण करने के मौके दीजिए बच्चे को, क्योंकि वो बातूनी होता है। बच्चा खेल में रुचि रखता है। किसी बच्चे से पूछिए खेलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीधे कहेगा कि मेरे को तो खेल पसंद है, गेम पसंद है। इसके अलावा बच्चे को कहानियां पसंद आती हैं, कहानी में रुचि होती है। बच्चा करके सीखता है, बच्चा करके सीखता है। और आप कह सकते हैं कि बच्चा यहां वातावरण में आपका अवलोकन यानी देख करके भी सीखता है, अवलोकन से सीखता है एक बच्चा। इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है बेसिकली वो नन्हा वैज्ञानिक है, यानी बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग में आप एंगेज कर सकते हैं, बच्चे को करके सीखने के अवसर दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बच्चा खोजी स्वभाव का है, यानी खोज करके सीखता है, खोज करके सीखता है, इस समाज से सीखता है और सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। बच्चा आपका सोशली इंटरेक्टिव होता है। यह बच्चे का स्वभाव है। अब इस बच्चे को इस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी योजना तैयार करनी है, यानी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि टीचर कैसा होगा फिर, कि भाई टीचर के रोल की बात कर लें तो टीचर एक सुविधादाता है। टीचर कौन है कि सुविधा दाता कह सकते हैं, सुविधा प्रदाता कह सकते हैं। टीचर एक अनुदेशक है, टीचर बच्चों का मार्गदर्शक है, बच्चों को गाइड करता है ना, तो मार्गदर्शक है। बच्चों का निर्देशक बोल सकते हैं आप, बच्चों को डायरेक्शन देता है कि कैसे कोई काम करना है। इसके अलावा आप यहां पर कह सकते हैं कि जो टीचर की भूमिका है क्लासरूम में वो एक मित्र की होनी चाहिए। क्लासरूम पूरा का कैसा होना चाहिए कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखने वाला होना चाहिए टीचर आपका। इसके अलावा टीचर इस तरह का होना चाहिए जो कि आपके व्यक्तिगत रूप से बच्चों से कनेक्ट होता हो, यानी व्यक्तिगत जुड़ाव रखने वाला होना चाहिए। और कह सकते हैं कि विषय में उसकी रुचि होनी है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में उस टीचर का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, और बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग करने वाला होना चाहिए, बाल केंद्रित विधि का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक होता है, मनोविज्ञान का, स्पेशली बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, बच्चों के स्वभाव को जानने वाला हो।
तभी हम कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाएगा और उनके अकॉर्डिंग अपनी योजना बना पाएगा। इसके अलावा करिकुलम की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि करिकुलम की एक बात यहां विद्यार्थियों की उम्र के अनुसार होना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, और विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, और विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यानी करिकुलम पूरी तरह से आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। यह बात यहां पर आपको करिकुलम के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, और इसमें सहशैक्षिक गतिविधियां भी शामिल होनी चाहिए। सहशैक्षिक गतिविधियां ये भी आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए करिकुलम में, ये करिकुलम का एक हिस्सा होनी चाहिए। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग मेथड में मैंने क्या कहा कि बच्चों को आप कहानी सुनाइए, है ना, कहानी सुना दीजिए, या फिर बच्चों को करके सीखने के अवसर दीजिए, बच्चे को सोशली इंटरेक्टिव रखिए, सामाजिक अंतःक्रिया करने के अवसर दीजिए। ये तो आपके बेसिक तरीके हैं, है ना, इस तरह से बच्चा सीखेगा। बाकी आप सिंपल वन वे में कह सकते हैं कि आप खेल विधियों का प्रयोग कीजिए या बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग कीजिए। खेल विधि बाल केंद्रित विधि ही होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन सी विधि आप कह सकते हैं, एक तो खेल विधि है कोल्डवेल कुक की, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप किंडरगार्टन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, किंडरगार्टन विधि, है ना, किंडरगार्टन मेथड, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैडम मारिया मोंटेसी के द्वारा दी गई मोंटेसरी विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप डाल्टन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज विधि या अन्वेषण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे में जो भी आपकी चाइल्ड सेंटर्ड विधियां होती हैं खेलों के माध्यम से सिखाने वाली, वो सारी यूज हो सकती हैं यहां पर, जिसमें कि बच्चा आपका सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करे, बच्चे की जिसमें सक्रिय भागीदारी हो। इसमें एक विधि आप बच्चों के लिए और कह सकते हैं आगमन विधि, ये भी काफी उपयोगी साबित होती है। इन विधियों के अलावा और किसी विधि का लेक्चर वगैरह का आपको यूज नहीं करना है। अब पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण बालक के अनुरूप होना चाहिए। अब यहां पर्यावरण से मतलब क्या है कि आपका जो क्लास का एटमॉस्फेयर है वो बच्चे के अनुरूप हो, आपके विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर है ये बच्चे के अनुरूप हो, और यहां पर टीचर ने जो माहौल बना के रखा है पूरा का पूरा माहौल बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एटमॉस्फेयर हो, यानी चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमें चाहिए यहां पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज, तो यहां पर बच्चों को जब आप प्राथमिक रूप से सिखा रहे हैं तो आप बच्चों की भाषा को सम्मान देंगे, बच्चों की मातृभाषा में समझाएंगे या उसका सहारा लेंगे बच्चों को समझाने के लिए। और यहां पर यह भी ध्यान रखें कि अगर क्लास में द्विभाषा है या बहुभाषा है तो इसे आप बर्डन के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि यह अधिगम का स्रोत कहलाएगी, सीखने का एक सोर्स होगी। यह ध्यान रखना है, इसे आपको बर्डन के रूप में नहीं लेना है, बल्कि ऐसे समझिए कि इससे बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे बहुभाषावाद से। तो यह बच्चों की मातृभाषा में आपको सिखाना है। इसके अलावा बच्चों के विचारों का सम्मान करना है, बच्चों के विचारों को महत्व देना है, यह भी आप ध्यान रखें। ये वो चीजें हैं अगर आपने ध्यान रखी तो आपके मोस्ट ऑफ पेडागोजिकल इश्यूज वाले क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ नहीं लगभग सभी सॉल्व हो जाएंगे। मैगजीम्स की बात करें तो जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो वहां आपको सरल चीजें पहले और जटिल चीजें बाद में पढ़ानी है, मूर्त चीजें पहले अमूर्त चीजें बाद में पढ़ानी है, प्रत्यक्ष चीजें पहले अप्रत्यक्ष चीजें बाद में पढ़ानी है, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल चीजें पहले और तार्किक चीजें बाद में पढ़ानी है, विश्लेषण पहले करना है, संश्लेषण बाद में करना है।
जो बच्चा जानता है वो पहले बताइए और जो नहीं जानता वो आप बाद में बताइए। इन सूक्तियों का पालन करते हुए आपको पढ़ाना है। और इसमें अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको पता है कि यहां पर जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में डिफरेंसेस होते ही होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको व्यक्तिगत योजना तैयार करनी है, व्यक्तिगत योजना बनानी है आपको हर बच्चे के लिए अलग से। इसके अलावा विभेदात्मक अनुदेशन का प्रयोग करना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदात्मक अनुदेशन का प्रयोग करना है। और व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। आप ये सोचें कि एक की समझ में आ गया दूसरे की समझ में नहीं आया, तो उसका कारण होता है उनका एक दूसरे से अलग होना, वो इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। तो यहां पर आपको विविध अधिगम शैली अपनानी है, पढ़ाते समय अलग अलग प्रकार से सिखाना है। विविध अधिगम शैली होती है बच्चों में, तो आपको शिक्षण के भी अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। विविध अधिगम शैली और विविध शिक्षण सामग्री, विविध शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, यह आपको यहां पर ध्यान रखना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा देनी है आपको। अब कॉरिलेट करने की बात करें तो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे, वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए अपनी पूरी टीचिंग को। जब आप पढ़ाएं तो बच्चे के पूर्व ज्ञान को एक्टिवेट कीजिए, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाइए। बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं उसे आप खेल से कॉरिलेट कर दीजिए, गेम से जोड़ दो। आप जो पढ़ा रहे हैं उस चीज को आप कहानी से जोड़ दो। तो बच्चे को चीजें बेहतर समझ में आएंगी। और क्या कर सकते हैं कि भाई ग्रुप वर्क, बच्चे देखो लर्निंग इंडिविजुअल प्रोसेस भी है और ग्रुप प्रोसेस भी है, दोनों ही हैं। लेकिन एक बच्चा जिस समय ग्रुप में होता है तब वो ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहां पर आप सामूहिक कार्य करवाइए। सामूहिक कार्य अगर आप बच्चे से करवाते हैं तो वहां बच्चे को ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी आप डिबेट करवाएं, ग्रुप डिस्कशन करवाएं, सामूहिक परिचर्चा ये करवाइए, या फिर अगर ग्रुप एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, अदर ग्रुप एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, जिसमें आप क्लासरूम के बच्चों को अलग अलग टीम में डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपके एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हुए लर्निंग करें। क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में होते हैं तो वहां पर उनके अंदर सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। ओके, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। कहा जाता है कि एक बार बच्चे ने किसी कहानी को समझ के उसका रोल प्ले अगर कर लिया तो फिर उसको भूलने वाला नहीं है। तो यहां पर रोल प्ले का सहारा लीजिए, भूमिका निर्वाह का सहारा लीजिए। भूमिका निर्वाह किसी भी कंसेप्ट को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें बच्चों का भाषा विकास भी होता है, साथ ही साथ जो कंसेप्ट वो सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं पूरी तरह से उनके मस्तिष्क पटल पर छप जाता है। तो ये वो काम है जो कि आपको करने हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में जैसा भी आपका कोई भी अगर पेडागोजिकल इश्यू से रिलेटेड प्रश्न आता है तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात, एक दो बात आप और ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चे के मूल्यांकन की बात हो जाए कि मूल्यांकन जब आप करें तो मूल्यांकन में बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है, सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है। और यह मूल्यांकन आपका लगातार होना चाहिए, सभी पक्षों का होना चाहिए, सभी पक्षों को आप शामिल करेंगे, इसमें सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा मूल्यांकन की प्रोसेस में। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इसमें शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष को भी शामिल किया जाता है, सह शैक्षिक पक्ष को भी शामिल किया जाता है। और मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होना चाहिए। उद्देश्य क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।
ओके जी, ये आप मूल्यांकन के विषय में ध्यान रखेंगे। बाकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आप सभी को पता है कि बिना किसी भेदभाव की है और उसका नाम है समावेशी शिक्षा। इसी पर हमें जोर देना है। समावेशी शिक्षा आप सभी जानते ही हैं कि भाई सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक नॉर्मल स्कूल में, एक रेगुलर स्कूल में नॉर्मल टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे और यहां पर जो भी टीचर्स होंगे वो उनकी इंडिविजुअल नीड्स को मीट अप करने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे, क्लास को बच्चों के अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे एंड सो ऑन। तो यहां से आपका पेडागोजिकल इश्यू से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अब आपका बचने वाला नहीं है। ओके जी, तो आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।